तो आज हम आ गए हैं आपके लिए असेंबली लैंग्वेज का वीडियो लेकर। क्या है असेंबली लैंग्वेज, क्यों पढ़ रहे हैं, फक ऑफ। ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट एग्जाम में क्या पूछाने वाला है वो आपको दे दूंगा। लेकिन उसके पहले ये नीचे लाल कलर का बटन है, उसकी गांड में दे के दबा दीजिए। असेंबली लैंग्वेज क्या है? असेंबली लैंग्वेज एक लो लेवल लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज लो लेवल लैंग्वेज है और ये फॉलो करता है बॉटम टॉप अप्रोच। बॉटम टॉप अप्रोच सी और सी प्लस प्लस टॉप बॉटम अप्रोच यूज़ करते थे। पहले वेरिएबल को वो देखता था, फिर नीचे का कोड यूज़ करता था। लेकिन असेंबली लैंग्वेज में पहले ये कोड को देखेगा, फिर नीचे वेरिएबल और कुछ डिक्लेयर करवाए तो वो देखेगा। देन असेंबली लैंग्वेज में उस आगे बढ़ने के लिए हमको सबसे पहले जानना चाहिए कि उसका फॉर्मेट क्या है और कौन से स्टेटमेंट ये इनपुट में ले सकता है। तो बात करूं मैं असेंबली लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज की। मशीन लेवल लैंग्वेज होता है स्ट्रिंग ऑफ 1 एंड 0, मतलब वो बाइनरी में रहेगा। मशीन लैंग्वेज बाइनरी में रहेगा और ये वंस और जीरोस की स्ट्रिंग रहती है। अगर कोई दोनों में से बेनिफिट जानने हो ना, तो असेंबली लैंग्वेज यूज़ करते हैं नेमोनिक कोड्स, जो इंस्ट्रक्शन मशीन लैंग्वेज में अपने कन्वर्ट कर सकते हैं। तो असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट कोड लिखेंगे। अब कोड कौन से लिखेंगे? डिक्लेयर करवा रहे हैं, या तो कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करवा रहे हैं, या तो कंपेयर करवा रहे हैं। ये सब स्टेटमेंट रहते हैं असेंबली लैंग्वेज के। तो इधर हम 3 टाइप देते हैं। कौन सी? पहली इम्पेरेटिव। एग्जाम्पल मैंने दिया, अरिथमेटिक कोई ऑपरेशन करवाना हो तो, या तो कोई वैल्यू मेमोरी से रजिस्टर में स्टोर करवाना हो, या तो रजिस्टर से मेमोरी स्टोर करवाना हो। सेकंड आता है डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट। इधर 2 एग्जांपल है, या तो कांस्टेंट डिक्लेयर कराओ या तो कोई स्टेटमेंट डिक्लेयर कराओ। तो मैं पहले समझाता हूँ डीएस स्टेटमेंट कैसे डिक्लेयर कराते हैं। तो पहले कुछ लिखा, वेरिएबल का नाम, चलो एक्स लिया, तो उसका एक्स लिया। फिर इसके इधर मैं क्या लिखूंगा? डीएस। ये असेंबलर को समझाएगा कि ये स्टेटमेंट मैं मेमोरी के लिए दे रहा हूँ। अब कितनी मेमोरी देनी है? अगर मेरे को एक्स में एक वैल्यू स्टोर कराना है तो मैं इसको एक वैल्यू दूंगा। अगर मैंने वाई दी और इधर मैं डिक्लेयर स्टेटमेंट करवा रहा हूँ, तो इसको मैं देना चाहता हूँ 100 मेमोरी। इसके पास 100 मेमोरी है, इसमें 100 मेमोरी चली जाएगी। ये हो गया डिक्लेयर स्टेटमेंट के बाद। अब डिक्लेयर कांस्टेंट क्या रहेगा? कोई कांस्टेंट की वैल्यू देनी है। अगर एक्स की वैल्यू मेरे को 1 स्टोर करवाने तो 1 स्टोर कर देगी। तो डीसी लिख के हम क्या लिखेंगे? उसको कोटेशन मार्क्स में देंगे, सिंगल कोटेशन में। तो ये असेंबलर को समझाएगा कि भाई इसकी वैल्यू सिर्फ 1 स्टोर करो। अगर मैंने 1 नाम का कोई वेरिएबल बनाया, अब मेरे को इसको कांस्टेंट बनाना है, तो मैं क्या करूँगा? डीसी लिखूंगा। डीसी लिखने के बाद मैंने इधर इसकी वैल्यू दे दी 1। तो मोटा मोटा इधर समझ सकती है इसके क्या रहेगा। पहले लेबल का नाम, लेबल मतलब कोई वेरिएबल का नाम कुछ भी, फिर डीएस, और इधर इधर मेमोरी, ठीक। फिर डीसी में लेबल का नाम, देन डीसी, और कोटेशन मार्क के अंदर वैल्यू। ये बात हो गई डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट की। देन लास्ट अपने पास होता है असेंबलर डायरेक्टिव्स। अब कुछ चीज़ होगी असेंबलर की खुद की, जो इम्प्लेंट करेगा कि आगे स्टेटमेंट कितने हो गए। असेंबलर को पता होना चाहिए कि मेरे को कौन से मेमोरी वर्ड से इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है। तो असेंबलर डायरेक्टिव्स,
तो इसमें एग्जांपल अपने मोटा मोटा दो ही है, एक तो स्टार्ट और एक एंड। स्टार्ट में हमेशा कांस्टेंट पास करना रहता है, जैसे कि स्टार्ट 101, देन एंड में ऑपरेंड स्पेसिफाई करने की कोई अभी ज़रूरत लग नहीं रही। ठीक, तो ये 3 स्टेटमेंट हो गए असेंबली लैंग्वेज को लिखने के लिए। अब मैं एक और चीज़ समझा रहा हूँ कि इसका फॉर्मेट कैसे रहेगा, कैसे लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आ जाते हैं असेंबली लैंग्वेज फॉर स्टेटमेंट फॉर्मेट। सही है, स्टेटमेंट फॉर्मेट कैसे लिख रहे हैं। तो सबसे पहले ऑप्शनल है लेबल। ये सी में याद होगा गो टू स्टेटमेंट, अगर मैंने लिखा हो एक्स तो एक्स मैंने जहाँ पे डिक्लेयर करा तो वो चले जाए उधर जंप कर जाएगा, तो ये लेबल लिखेंगे। फिर आएगा नेमोनिक का ऑपरेशन कोड। ऑपरेशन कोड क्या रहेगा मैं बाद में बता रहा हूँ। नेमोनिक एक कोड है जो अपने यूज करेंगे स्टेटमेंट में डालने के लिए। तो सबसे पहले लिखते हैं नेमोनिक ऑप कोड। ठीक, फिर आएगा ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन। ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन क्या है, अगर कुछ ऑपरेशन करवाना हो तो किस पे करा रहे हैं, ऑपरेंड होना चाहिए ना, तो उसके लिए अपने ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन देते हैं। स्पेसिफिकेशन, ठीक। अब एक तो ऑपरेंड अपने इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर एडिशन करवाना तो मेरे को 2 ऑपरेंड चाहिए ना, तो ऑप्शनल रहेगा। लेकिन जब एडिशन करवाना हो, मूव करवाना, तो अपने 2 ऑपरेंड की जरूरत रहेगी, तो अपने सेकंड ऑपरेंड इधर ऑप्शनल ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर एग्जाम में ऐसे ही आएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा शायद। ठीक, देन ये हो गया असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट फॉर्मेट का। अभी मुझे चाहिए कि मैं ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन के कैसे सिंटेक्स होता है, उसका भी अलग से सिंटेक्स रहेगा। अगर ऑपरेंड 2 चीज का होगा, एक तो वेरिएबल या तो अपने सिंबॉलिक ऑपरेंड रहेगा, या और एक रजिस्टर ऑपरेंड होगा। रजिस्टर क्या रहता है, अपने कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करवाना हो ना, तो कुछ वैल्यू उसको स्टोर करवानी पड़े, क्योंकि हमेशा अगर कोई असेंबली लैंग्वेज स्टेटमेंट लिख रहा है ना, तो उसमें नेमोनिक कोड या तो ऑपरेशन कोड के बाद रजिस्टर का ऑपरेंड हमेशा आएगा। तो ऑपरेंड स्पेसिफिकेशन में उसका सिंटैक्स रहेगा, एक तो उसका सिंबलिक नेम कि कौन से सिंबल यूज किया है, कौन सा वर्ड दिया है उसको। फिर देंगे प्लस माइनस में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितनी चीज कहाँ से कितनी दूर है। ठीक, फिर लास्ट में इंडेक्स रजिस्टर। हम जो असेंबली लैंग्वेज जो यूज करने जा रहे हैं ना, उसमें इंडेक्स रजिस्टर वो फीचर अलाउ नहीं करता। तो अभी के लिए अपने डिस्प्लेसमेंट रखते हैं समझने के लिए। अगर मैंने कुछ दिया हो एरिया, तो एरिया एक सिंबलिक नेम है। अब मैं इधर लिख दूं बाजू में +5। अभी देखो मेरे पास 10 मेमोरी है अभी, तो मैंने इधर एरिया को डिक्लेयर करवाया, मैंने एरिया, देन डिक्लेयर स्टेटमेंट है, इसको मैंने एक की मेमोरी दे दी। अगर मैं इधर लिख रहा हूँ एरिया +5, कुछ मैं रीड करवाना चाह रहा हूँ, तो रीड एरिया +5। तो एरिया का एड्रेस कौन सा है, पहले तो ये देख लेते हैं। एरिया का एड्रेस 2 है, तो अब मैं रीड करवा रहा हूँ एरिया +5, तो 5 डाल देंगे तो 2 + 5 7, तो इधर से ये रीड करेगा। ठीक, इतना समझ आ गया। अब सिंपल असेंबली लैंग्वेज के नेमोनिक कोड्स और इंस्ट्रक्शन के ऑप कोड के साथ हम एक टेबल देखते हैं। इसके अंदर सारी कुछ ऑपरेशन हो रहा है ना, वो वैल्यू रहेगी। हमारे लिए सिर्फ 11 याद करने की ज़रूरत है अभी। वो 0 0 से स्टार्ट होता है और 1 0 पे कंप्लीट रहता है। तो पहले नेमोनिक कोड का एक बना देते हैं, नेमोनिक ऑपरेशन कोड टेबल। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि नेमोनिक ऑपरेशन कोड का टेबल हमें दे दीजिए। तो
इसका टेबल बना दिया जाए। तो पहले हमारे पास क्या चीज़ रहेगी, ऑपरेशन कोड लिख रहे हैं तो इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड रहेगा पहला, इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड। ऑपरेशन कोड को अपने शॉर्ट में ऑप कोड लिख रहे हैं। इंस्ट्रक्शन कोड किसके लिए, मशीन इंस्ट्रक्शन को कन्वर्ट करने के लिए, उसके लिए अलग से मशीन ऑप कोड रहेगा। देन नेमोनिक ऑप कोड, और लास्ट में उसके रिमार्क्स या तो उसका मीनिंग। तो क्या रहेगा, डन है सीन। तो पहले अपने मैं पहले लिख देता हूँ, स्टार्ट होता है 00 से, 01, 02, 03, 04, 05, इतना लिखा। 00 याद रखो एंड होगा। अगर मैं पहला इधर मैंने 00 स्टॉप लिखना है मेरे को, लेबल, अरे हाँ लेबल नेमोनिक ऑप कोड में लिख रहा हूँ स्टॉप, तो ये स्टॉप हो जाएगा, इधर सारी वैल्यू 00 हो जाएगी। तो ये मशीन असेंबलर समझ जाएगा कि अब प्रोग्राम एंड हो रहा है। तो ये सॉरी स्टॉप आएगा एंड के बदले, स्टॉप। देन 1 2 3 ऐड सब मल्टीप्लिकेशन, तो ऐड सब मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन करवाएगा, ये सब्ट्रैक्शन, और ये मल्टीप्लिकेशन। अब गौर से सुनना, ठीक। एडिशन में ये ऑपरेशन 1 को, सॉरी ऑपरेशन 2 को ऑपरेंड 1 में डालेगा। देखो ऐड ऑप 1 है ये, और ये ऑप 2 है, तो ये रजिस्टर में क्या जाएगा बोलूं कि OP1 की वैल्यू को ऐड करवाओ OP1 से और OP2 से। तो OP1 की वैल्यू मैंने पहले 1 दी हो और मैंने 2 दिया, और ये स्टेटमेंट जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये क्या करेगा, 1 की वैल्यू 1 रही, 2 की वैल्यू 2, तो अब OP1 की वैल्यू क्या हो गई 3। मतलब ये ऑपरेंड 2 की वैल्यू ऑपरेंड 1 में डालता है। क्यों, क्योंकि पहला अपना ऑपरेंड जो रहता है ना वो हमेशा CPU रजिस्टर रहेगा। CPU रजिस्टर एक अपना ऑपरेंड रहेगा जो अपनी एरिथमेटिक ऑपरेशन या तो कंडीशन कोड भी रह सकता है। अगर कोई वैल्यू में कंपेयर करवा रहा हूँ तो कंपेयर करवाने के लिए रजिस्टर यूज करूंगा, उसका अलग से कोड रहेगा, वो आगे समझा रहा हूँ। चौथी और पांचवी रहती है मूव R और मूव M। मूव R, मूव M, ये क्या करेगा, मेमोरी की जो वैल्यू रहेगी ना वो रजिस्टर में ट्रांसफर करेगी, इसलिए इसका नाम है मूव R। तो ऐसे याद रखो, मूव फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर, मूव फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। और सेकंड क्या चीज हुई, मूव M रजिस्टर टू मेमोरी, मूव फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। ठीक, 5 इंस्ट्रक्शन कोड रह गए, अब 6 और, अरे सॉरी 5 और, 6 हो गए। तो 06, 07, 08, 09, 10। 06 कंपेयर कंडीशन एंड कंपेयर एंड सेट कंडीशन करेगा। 7 है BC, 8 9, 8 में जाएगा, 8 में जाएगा डिवीजन, 9 रीड करवाएगा सबसे पहले, और 10 होता है अपने प्रिंट के लिए। यह कंपैरिजन
एंड सेट कंडीशन कोड, फिर ये ब्रांच ऑन कंडीशन, डिवीजन कराएगा ये, और ये रीड ऑपरेंड वन रजिस्टर है, तो रीड मैंने ए रैक लिखा है और मैं रीड करवाना जा रहा हूँ, तो दूसरा ऑपरेंड तो इस्तेमाल मैं नहीं करूँगा, तो मैंने रीड ए रैक, प्रिंट ए रैक, तो दूसरा ऑपरेंड इधर आएगा नहीं। अगर मेरे को कोई मेमोरी एड्रेस करवानी हो तो रीड ए रैक फ्रॉम 101, 101 है अपनी मेमोरी एड्रेस। तो ये आगे अपने प्रोग्राम देखेंगे तो और इजी रह जाएगा। ये नेमोनिक ऑपरेशन कोड है। देन अपने पास आ जाता है, अब ये मैंने लिखा है असेंबली लैंग्वेज के स्टेटमेंट में, ये वाला मेरे को ये सेम चीज़ मेरे को इंस्ट्रक्शन में लिखनी हो, जो मशीन को मेरे को समझानी हो, तो वो इंस्ट्रक्शन कोड भी रहेगा, उसका अलग से फॉर्मेट रहेगा। लेकिन उसके आगे बढ़ने से पहले ये ब्रांच ऑन कंडीशन है ना, अब ब्रांच ऑन कंडीशन क्या है, ऑपरेशन वन, अरे ऑपरेंड वन और ऑपरेंड टू को मेरे को कंपेयर करवाना हो, तो इधर लेस देन, मोर देन, लेस देन इक्वल टू, मोर देन इक्वल टू, देन इक्वल टू, ये सब कैसे असेंबली को पता चलेगा। तो ब्रांच ऑन कंडीशन के और उसका अलग से सिंटेक्स है, तो ब्रांच कंडीशन, फिर इधर आएगा कंडीशन कोड स्पेसिफिकेशन, कंडीशन कोड स्पेसिफिकेशन। देन उसके बाद कौन सी मेमोरी एड्रेस में कौन सा कंपेयर करवाना हो, तो मेमोरी एड्रेस। ये एग्जाम्पल के साथ बहुत इजी रह जाएगा, अभी सिर्फ समझ लो ये चीज़ें रहती है। तो ब्रांच ऑन कंडीशन के कितने, तो लेस देन इक्वल टू, देन ग्रेटर देन इक्वल टू, और एनी 1 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा। ये भी याद रखना जरूरी है। देन असेंबली स्टेटमेंट फॉर्मेट हो गया, नेमोनिक कोड टेबल हो गया। अब आता है इंस्ट्रक्शन ऑपकोड फॉर्मेट, ऑपकोड नहीं, इंस्ट्रक्शन कोड का सिर्फ फॉर्मेट। तो इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट फॉर्मेट। अब इसमें 4 चीजें रहेगी, पहली साइन, देन ऑपकोड, कौन सा वाला, इंस्ट्रक्शन ऑपकोड, नेमोनिक वाला नहीं, ऐड वो 0001, ये सारे इंस्ट्रक्शन ऑपकोड है। फिर आएगा रजिस्टर का ऑपरेंड। अब रजिस्टर के ऑपरेंड कौन से रहेंगे, देखो 4 रजिस्टर अपने इस्तेमाल करेंगे। ये कोई हाइपोथेटिकल अपने पास एक लैंग्वेज है, समझ लो उसमें 4 रजिस्टर ही है। तो ए रजिस्टर, बी, सी और डी। ए रजिस्टर को मैंने उसको ऑपरेंड दे रहा हूँ 1, इसको 2, देन 3 एंड 4 सो ऑन। फिर आता है मेमोरी ऑपरेंड, उसकी तो जो मेमोरी एड्रेस होगी 110 या तो 101, जो भी हो अपने पास, वो अपने पास कर देंगे। अब इसकी बीट रहेगी, साइन की तो प्लस माइनस ही रहेगा। इंस्ट्रक्शन ऑफ कोड का कितना है, 2 है, तो इसका 2 आ गया। रजिस्टर ऑपरेंड सिर्फ 1 बीट का रहेगा, याद रखना, या तो रजिस्टर ऑपरेंड में ये आएगा या तो ये वाले कोड आएंगे। जब बीसी इस्तेमाल कर रहे हो ना, बीसी अपना होता है 7, तो 7 जब मैंने इंस्ट्रक्शन कोड लिखा ना 07, तो उसके बाद मैं 1 से लेकर 6 तक मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर कोई श्योर नहीं कौन सी मेरे को इफ कंडीशन लगानी, तो एनी डाल दो, ना ग्रेटर देन हुआ, वो कंडीशन सेट फ्लैग कर देगी। कुछ फ्लैग रजिस्टर रहते हैं कुछ असेंबली लैंग्वेज में, वो अपने जानने की जरूरत अभी है नहीं। रजिस्टर ऑपरेंड हो गया, फिर मेमोरी ऑपरेंड हमेशा 3 बिट के रहेंगे, क्योंकि मेमोरी ऑपरेंड शुरू होती है 000 to 999। ये हो गया इंस्ट्रक्शन स्टेटमेंट फॉर्मेट। कुछ छूट तो नहीं रहा, अभी इतना समझ लीजिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं कुछ, उसके बाद
हम्म, अब ये सारा है मेमोरी के अंदर। अब मैं मेमोरी को अरिथमेटिक ऑपरेशन वो नहीं कर पाएगा, तो मैं रजिस्टर प्रोवाइड कर दूंगा। तो रजिस्टर को मूव, अरे ये वेरिएबल को मूव करवाना पड़ेगा रजिस्टर के अंदर। तो मैंने लिखा मूव आर, तो मेमोरी टू रजिस्टर जाएगा। अब कौन से वाले रजिस्टर इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, ए रजिस्टर यूज़ करूँगा और उसमें भेजूँगा ए को। सही, तो ये ए रजिस्टर के अंदर ए की वैल्यू आ गई है। देन मैं अब करूँगा एडिशन ऑपरेशन। सो ऐड लिखा मैंने, फिर ए रैग लिखा, देन मैं इसको कॉमा करके लिखता हूँ बी। तो ये क्या कर रहा है बोलूँ, ए रजिस्टर की वैल्यू को बदल के ए रजिस्टर प्लस बी। ए रैग क्या है अपना, इनडायरेक्टली ए है, तो ये ए प्लस बी हो रहा है। सही है, ये आपने ट्रेस बैक कर दिया कि कहाँ से क्या चीज़ें हो रही है। देन एडिशन हो गया। देन मेरे को प्रिंट प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए रजिस्टर को प्रिंट नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, तो मैं इसको एक और वेरिएबल इस्तेमाल करूँगा। हाँ, एक और रजिस्टर इस्तेमाल कर देते हैं, रजिस्टर नहीं वेरिएबल, तो रिजल्ट वेरिएबल होगा। तो मैं रजिस्टर को मेमोरी में डाल देता हूँ। तो मूव फ्रॉम मेमोरी, मूव फ्रॉम मेमोरी होगा, और ए रजिस्टर में अपना रिजल्ट है, तो मैं रिजल्ट को ही प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये क्या कर रहा है बोलो, मूविंग फ्रॉम रजिस्टर टू मेमोरी। रजिस्टर कौन सा है अपना, ए रजिस्टर, कहाँ पे जा रहा है, मेमोरी के अंदर। कौन सी मेमोरी में जा रहा है, रिज़ल्ट। रिज़ल्ट की मेमोरी एड्रेस अभी हमको पता नहीं है, तो ये रिज़ल्ट जहाँ पे रहेगा उसकी मेमोरी लेट से 111 है, तो वो जो वैल्यू होगी स्टोर वो 111 में हो जाएगी जो रिज़ल्ट रहेगा। तो अपना कोड इधर तक सही है। अब मैं क्या करूँगा, प्रिंट कराऊँगा। तो प्रिंट लिखा मैंने, क्या प्रिंट करवाना है, रिज़ल्ट करवाना है। तो हो गया, तो एडिशन हो गया दोनों का, तो ये मैंने एंड कर दिया। सही, अब सारा कोड लिख दिया। अब जो ए की वैल्यू है, जो बी की वैल्यू है, जो रिज़ल्ट है वो डिक्लेयर करवा देता हूँ। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा ए डी एस, उसके अंदर वैल्यू कुछ देनी है, वैल्यू नहीं देनी होती डिक्लेयर स्टेटमेंट में, डायरेक्ट उसको मेमोरी वर्ड्स दे देते हैं, मतलब उसको मेमोरी दे देते हैं। फिर बी लिखा, फिर डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट लिखा, उसको भी एक ही दे देते हैं। रिजल्ट लिखा, ये डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट अपना, और ये 1, तो ये हो गया, कोड लिख दिया। अब इसका इक्विवेलेंट मशीन इंस्ट्रक्शन लिख देते हैं। तो सबसे स्टार्ट 101 लिखा है, तो 101 पे स्टार्ट लिखा है, तो उसको रीड करने को बोला। रीड अपना ऑप कोड क्या है, पहले तो साइन लिख देते हैं प्लस, ऑप कोड है रीड का 09, तो 09 लिखा। फिर रजिस्टर ए है, ए की वैल्यू अभी पता है नहीं, हाँ, तो रीड का अभी वैल्यू पता नहीं है, लेकिन इसका रीड और प्रिंट का रजिस्टर ऑपरेंड 0 रहेगा, तो 0। अब ये मैं तीन वैल्यू की बीट में लीव कर दे रहा। फिर नेक्स्ट 102, वापिस से प्लस साइन, 09 रीड करवाया, 0 डन। देन मूव आर करवा रहे हैं, तो मूव आर की क्या है, +04। अब मूव रजिस्टर को करवा रहे हैं, कौन से, ए रजिस्टर का। ए रजिस्टर की ऑपरेंड रजिस्टर क्या रहेगी, 1। ए की वैल्यू अभी भी पता नहीं है, तो लीव इट। देन 104 ऐड करवा रहे हैं, ऐड की वैल्यू क्या रहेगी, 01, तो +01। ऐड कौन से करवा रहे हैं, ए रजिस्टर को करवा रहे हैं, और बी की वैल्यू भी अभी भी पता नहीं, तो उसको लीव करो। फिर 105 मूव एम करा रहा है, मूव एम करवा रहे, साइन +05 मूव एम कराने के लिए। फिर 1 रिजल्ट की वैल्यू नहीं मालूम, 106 प्रिंट करा रहा है, प्रिंट की वैल्यू रहती है 10, तो +10, इसका हमेशा 0 रहेगा ऑपरेंड रजिस्टर का वैल्यू इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में।
और रिजल्ट का मेमोरी एड्रेस नहीं पता तो लीव इट। एंड आ गया 107 पे, तो एंड हमेशा +0 0 0 0 0 0, ये कोड ख़त्म। अब 108 में जाके वैल्यू डिक्लेयर हो रही है, तो एक ही वैल्यू डिक्लेयर हुई तो उसको लीव करना पड़ेगा, क्योंकि कोई वैल्यू असाइन कर नहीं रहे। वैल्यू असाइन कर रहे तो ना, तो मेमोरी ऑपरेंड में उसकी वैल्यू डालनी पड़ती है और सब जीरो डालना पड़े। मेमोरी ऑपरेंड 3 बिट का है, उसके अंदर कुछ भी वैल्यू डाल रहे हैं। मैंने ए की वैल्यू मैंने 3 डाली हो तो मेरे को 3 लिखना पड़े, बी की वैल्यू मैंने 2 डाली हो तो मेरे को 2 लिखना पड़े उधर। जैसे कि एग्जांपल में दिखाई देता हूँ, अगर मैंने ए की वैल्यू 3 डाली है तो 0 0 फिर 0 0 3 मेरे को इधर पुट करनी पड़े वैल्यू। तो इधर कुछ है नहीं 108 पे, तो लीव कर रहा हूँ मैं। बी पे भी कुछ नहीं, लीव। फिर 110, तो 3 एड्रेस अपने हैं, अब मेरे को मिल गए। तो मैंने रीड ए करवाया था, तो ए की वैल्यू क्या है 108, तो मैंने इधर 108 लिखा। फिर मैंने रीड बी करवाया, उसकी वैल्यू क्या है 109, तो मैंने इधर 109 लिखा। देन तीसरे में क्या करवा रहे, मूव करवा रहे, तो मूव में ए की वैल्यू 108। देन ऐड करवा रहे, तो फिर ऐड की वैल्यू A10 109 सही है। फिर रिजल्ट आया, तो रिजल्ट का है 110, तो इधर 110। देन प्रिंट करवा रहे हैं 110 को ही। देन डन हो गया। ये एग्जाम्पल था एडिशन ऑफ टू नंबर विच वी विल टेक टू वेरिएबल फ्रॉम यूजर एंड देन परफॉर्म द अरिथमेटिक ऑपरेशन, दैट्स इट। सो इन केस अगर ए और बी की वैल्यू दी होती तो क्या करते, अगर दी नहीं होती, रीड नहीं करवा रहे लेकिन पिक कर रहे हो तो रीड स्टेटमेंट ना लिख के हम डायरेक्ट वैल्यू को ऐड में डाल देते। पहले उसके पहले मैं जो वैल्यू होगी ना, सॉरी जो वेरिएबल रहेगा ना, उसको रजिस्टर में डालना भूलना नहीं, क्योंकि जब तक रजिस्टर में जाएगा नहीं तो ऑपरेशन होगा नहीं। तो मैं इधर ट्रेस बैक करके दिखाता हूँ। तो पहले ए की ए अपने 108 पे, 108 पे ए है, फिर 109 पे बी है, ठीक। ये ए और ये बी, पी है। अब रीड करवाई, अब रीड में मैंने इधर डाला 3 वैल्यू और इधर मैंने 4 डाला, सही। तो ये 108 था और ये 109। देन मैं रजिस्टर मेमोरी को रजिस्टर में डाल रहा हूँ ए रैक का। ए रैक की अपनी वैल्यू रहेगी, ये अपना ए रैक रहा रजिस्टर, इसमें मैंने इसको डाल दिया 3, सही। फिर मैं कर रहा हूँ ऐड ऑपरेशन। ऐड ऑपरेशन हो रहा है अपना 0 0 1 से, तो ऐड हो गया। तो 3 कौन सा रजिस्टर, 4 क्या है 109, तो प्लस 109 की वैल्यू आएगी इसके अंदर। 109 की वैल्यू क्या है 4, तो 4 चले गया। और ये तो 4 की वैल्यू आ गई, ऐड हो गया। अब ए रैक की वैल्यू क्या रहेगी, ए रैक इक्वल टू ए रैक प्लस 109, तो 3 + 4 7। देन ए रजिस्टर में क्या वैल्यू आ गई 7, सही। ए रैक में वैल्यू 7 आ गई। फिर मैं मूव करवा रहा हूँ रजिस्टर टू मेमोरी में। अब मेमोरी का नाम है रिजल्ट। रिजल्ट की मेमोरी कौन सी दी हुई है 110, तो ये 110 पे चले जाएगा 7 की वैल्यू, 7 वैल्यू चली जाएगी। अब मैं 7 को सीधा सीधा प्रिंट करवा रहा हूँ, तो ये प्रिंट हो जाएगा कुछ आउटपुट डिवाइस पे। तो ये इतना ही था एडिशन।